Okay, so hello students, welcome to this lecture. In the last lecture, we have discussed certain mixed numerical problems for your upcoming exams like master cadre, lecturer cadre and assistant professor exam. उसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स. ओके, यहाँ से शुरू करते हैं. Write down the question that an alpha particle is accelerated in a cyclotron. It leaves the cyclotron with a kinetic energy of 16 MeV. The potential difference between the d electrodes is 50 kilovolts. The number of revolution the alpha particle makes in its spiral path before it leaves the cyclotron is. ये क्वेश्चन है, सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन. एक बार थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन में होता क्या है. एक दो क्वेश्चन जो है उससे भी आपके बन जाएंगे. ओके, so cyclotron is an accelerator used to accelerate the charged particles under the effect of perpendicular magnetic field, and varying or oscillating electric field. Varying or oscillating इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक तो छोटा क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है. तो क्या बताना है आंसर कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है. ये दो डी के अरेंजमेंट है, D1 D2 क्लोज रीजन में प्लेस्ड है फेस टू फेस, और इनके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है विच हेल्प्स द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ इनसाइड द डी. और ये वेरिंग ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है. इट हेल्प्स इन एक्सेलरेशन एंड गेटिंग द एनर्जी. क्या होगा, चार्ज पार्टिकल यहां से जैसे इंजेक्ट हुआ विद सम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड. So under the effect of this perpendicular magnetic field, it will start moving in a circular path. Okay, और यहाँ पे चूंकि कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड लगी नहीं है, होलो डी है, तो it will keep moving in the circular path. और जैसे यहाँ से इजेक्ट होगा, से इट इज अल्फा पार्टिकल, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो polarity of this electric field will be such that कि it will always be attracted inside D2. Okay, तो because of this negative, it will be accelerated in this region and the radius of curvature is increased, and again it will keep moving again up to this point with the same radius because there is no other electric field. अब जैसे यहां से eject out होगी, the polarity of this D should be reversed. तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो it will again get an acceleration and it will keep moving like this. जैसे यहां से eject out होगा, again it will be negative positive and the radius will be increased like this. So these are the number of revolutions. जो इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं जब एनर्जी अल्फा पार्टिकल की 16 MeV हो जाती है. मतलब जब डिजायर्ड एनर्जी मिल जाती है तो अल्फा पार्टिकल को यहां से एक विंडो के थ्रू इजेक्ट आउट कर लिया गया है बीम लाइन में. ठीक है, तो उसकी एनर्जी कितनी है, 16 MeV है उस टाइम पे. तो सवाल यह है कि जब उसकी एनर्जी 16 MeV है, डी इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 50 किलोवोल्ट है, तो उसने कितने रिवोल्यूशन किए होंगे. अब आपने एक चीज यहां पे नोटिस करी कि एक इन ए कंप्लीट रिवोल्यूशन यहां से चला और यहां से आते आते एक बार यहां पे एक्सेलरेशन हुआ है और दोबारा एक एक्सेलरेशन यहां पे हुआ है. मतलब इन ए कंप्लीट रिवोल्यूशन दिस चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड ट्वाइस. चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड ट्वाइस. ठीक है, अब एक तो छोटा कॉन्सेप्ट जो हमसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है वो भी देख लो. वो क्या है, दिस लोरेंज फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r एंड v इज रिटन एज qbr ओवर m. और यहां से हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 1/2 m इंटू वी स्क्वेयर, q स्क्वेयर b स्क्वेयर r स्क्वेयर बाई m स्क्वेयर. सो m से m चला जाएगा, इट विल बी q स्क्वेयर b स्क्वेयर r स्क्वेयर बाई 2m q स्क्वेयर b स्क्वेयर r स्क्वेयर बाई 2m. ठीक है, नाउ एक तो ये फॉर्मूला हमने ध्यान रखना है, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी अब टॉपिक कर रहे हैं तो इसको भी ध्यान रख लो. और यहां से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस भी निकाल सकते हैं विच इज नोन एज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कि जब चार्ज पार्टिकल जैसे ही बाहर आ रहा है उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलरिटी चेंज होनी चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, चार्ज पार्टिकल किसी और समय बाहर आ रहा है और पोलरिटी किसी और समय चेंज हो रही है, तो इट विल नॉट गेट एक्सेलरेशन.
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यूबी बाई 2 होती है आई थिंक। ओके, एनीवे नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें काइनेटिक एनर्जी को नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के साथ कनेक्ट करना है। तो द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी, चार्ज ऑफ द पार्टिकल इनटू द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल थ्रू इट। इफ q is the charge of the particle, v is the accelerating potential through which it is accelerating, and if n is the number of revolution, ये n क्या है, number of revolution, n is the number of revolution, तो एक काइनेटिक एनर्जी होगी। बट यहां पे चेंज क्या है कि यू सी कि जब एक रिवोल्यूशन हो रहा है तो 2 बार एक्सेलरेशन हो रहा है, एक बार यहां पे एक्सेलरेशन हुआ है, एक बार यहां पे हुआ है। तो इस काइनेटिक एनर्जी को बनने में हम देख रहे हैं कि एक रिवोल्यूशन में 2 बार एक्सेलरेशन मिला है, सो n रिवोल्यूशन में 2n टाइम्स एक्सेलरेशन मिला है, तब जाके काइनेटिक एनर्जी 16 MeV हुई है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2n क्यूब। ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज द चार्ज पार्टिकल इज गेटिंग एक्सेलरेटेड ट्वाइस इन कंप्लीट रिवोल्यूशन। अब हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है, चार्ज अल्फा पार्टिकल का पता है, v पता है, n we can easily calculate. So n will be equal to kinetic energy divide by 2qv. तो kinetic energy 16 MeV, 60 into 10 raised power 6 into 1.6 into 10 raised power minus 19 divide by 2 into q. Q is the charge of alpha particle which is 2 times of 1.6 into 10 raised power minus 19 into v, that is 50 into 10 raised power 3. इससे ये चला जाएगा, 2 into 2 4, 10 raised power 3 से यहाँ पे 10 raised power 3 रह गया, it will be 4 into 1000 divide by 50, तो it will be 20 into 4 80 revolutions will be there। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिए, अगर जब भी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के टर्म में पूछे तो ऐसे, अगर काइनेटिक एनर्जी को चार्ज ऐसे बोल दिया था, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, चार्ज डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्मूले से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस का फॉर्मूला भी यहां से लिख सकते हो, विच इज नोन एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जहां पे रेजोनेंस सिचुएशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए 2nqv से हमारा ये आंसर आएगा, दैट इज 80। ठीक है, ओके, सो ये फॉर्मूला मार्क कर लो। और ऐसे क्वेश्चंस में जब भी सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन होता है, दिस इक्वेशन, इससे आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, देन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड। इट विल मूव और नॉट। I think one more question was there. Yeah. A two-dimensional square rigid box of side L contains 6 non-interacting electrons at T equal to 0 Kelvin. The mass of the electron is m. The ground state energy of the system of electrons in units of pi square h cut square 2 ml square is. देखो, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। टू डायमेंशनल स्क्वायर रिजिड बॉक्स ऑफ साइड L, तो क्या होगा एनर्जी, E of two dimensional box nx ny will be n square x plus n square y pi square h cut square by 2 ml square। टू डायमेंशन में ये हो जाती है, 1D में होता तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर, टू डायमेंशनल में है तो n स्क्वायर x प्लस n स्क्वायर y पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2 ml स्क्वायर। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इसमें ऐड करना है। देखो तो क्या क्या होंगी nx ny की वैल्यूज। ग्राउंड स्टेट क्या होगी, ग्राउंड स्टेट दैट विल बी 1 1 nx की और ny की वैल्यू। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट क्या होगी 1 2 एंड 2 1, दिस इज डीजनरेट स्टेट। ये क्या है, डीजनरेट स्टेट होगी कि नहीं होगी। देखो 1 1 की वजह से जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी 1 + 1 2, दैट विल बी 2 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर। और जो 1 2 होगा तो कितनी आएगी 1 + 4, दैट इज 5 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर। और 2 1 होगा तब भी यही आएगी। मतलब
दिस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट इज 1 2 और 2 1 इज डबली डीजनरेट। ये क्या है? डबली डीजनरेट है एंड इट इज नॉन डीजनरेट स्टेट, इसका और कोई भी पार्ट नहीं है। सो नाउ वी कैन इजीली अरेंज। देखो ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट में इसको हम ई नोट ही बोलते हैं फॉर एग्जांपल, है ना। तो इसका सबसे पहले क्या देखते हैं कि क्या इसकी कोई खुद की डीजनरेसी है, क्या नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगी। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का स्पिन 1/2, तो इट विल स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर लाइक दिस। देन द E1 नेक्स्ट स्टेट, इसकी खुद की डीजनरेसी कितनी है? 2 है, एक इधर एक इधर, एंड ईच स्टेट विल स्प्लिट इनटू अगेन 2 स्टेट्स बिकॉज ऑफ द डीजनरेसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे आ सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक 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 यहां पे। हमने इलेक्ट्रॉन लेवल पे जाके डीजनरेसी को ब्रेक किया, तो नाउ हर एक स्टेट में हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन यहां तक आ जाएंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ई नोट स्टेट में और 1 2 3 4 आ रहे हैं E1 में। सो टोटल एनर्जी ऑफ दिस विल बी 2 इंटू ई नॉट। ई नॉट क्या है? ग्राउंड स्टेट की, दैट इज 2 पाई स्क्वेयर h कट स्क्वेयर बाई 2 ml स्क्वेयर प्लस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने हैं? 4 हैं, तो इट विल बी 4 इंटू 5 पाई स्क्वेयर h कट स्क्वेयर बाई 2 ml स्क्वेयर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 20, दैट इज 4 प्लस 20, दैट इज 24 टाइम्स पाई स्क्वेयर h कट स्क्वेयर बाई 2 ml स्क्वेयर। तो ये तो वो टर्म रही, और इसका जो आगे का यूनिट्स मिलेगा वो कितना हो जाएगा? 24। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 24 होगा। तो ये एनर्जी वेल नोन फॉर्मूला, इसको कैसे अप्लाई करना है, हमेशा देखो कि कोई भी स्टेट की जो एनर्जी लेवल है उसकी डीजनरेसी को मिस नहीं करना है कभी भी। पहले सबसे पहले लेके चलो स्टेट्स को, फिर देखो कि स्टेट्स की डीजनरेसी कितनी है। स्टेट्स की डीजनरेसी एक बार स्प्लिट हो गई, उसके बाद पार्टिकल की स्पिन जैसी दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि किस स्टेट में कितने पार्टिकल्स आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन्स तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो अगर S इज 1/2 तो इट इज नॉन, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन, 2s+1 से 2 स्टेट हो जाती हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई दी सेम स्टेट, दैट इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से इसका आंसर कितना आएगा? 24 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़े। The number of spectroscopic terms resulting from 3s the number of spectroscopic terms resulting from the LS coupling of a 3p electron and a 3d electron is 3p electron and 3d electron is। देखो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछी LS कपलिंग के थ्रू। तो एक इलेक्ट्रॉन 3p 1 एंड सम 3d 1। इसका L1 कितना है? 1 है। इसका S1 कितना है? 1/2। इसका L2 कितना है? 2 है। S2 कितना है? 1/2। अब क्या होगा LS कपलिंग में? द टोटल S वैल्यू विल बी 0 and 1 एंड L वैल्यूज विल बी 1 and 2 से कितना होगा? L1 माइनस L2 से L1 प्लस L2, दैट इज 1 2 3। सो S1 0। नाउ L1 2 3 है, so corresponding to S equal to 1 there will be L equal to 1, L equal to 2, L equal to 3, उनके corresponding हमें टर्म्स मिलेंगे। तो क्या होगा? when S is equal to 1 L is equal to 1, तो J कितना हो जाएगा? L minus S to L plus S, that is 0 1 2। when S is equal to 1 L is equal to 2, it will be L minus S to L plus S modulus। तो 1 minus 2 मतलब 1 से लेके 3 तक, 1 2 3। S equal to 1 L equal to 3, so it will be 2 3 4। ये S equal to 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन हो गए J वैल्यूज के। S equal to 0 L equal to 1, J equal to 1। S equal to 0 L is equal to 2, J is equal to 2। S is equal to 0 L is equal to 3, J is equal to 3। इनके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स बन जाएंगे 3 3 6 और 3 9 10 11 12। Total 12 terms will be there. Total 12 terms will be there.
क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली। एलएस कपलिंग जैसे करते हैं, बस जे की टर्म्स पता है, हर एक के कोरस्पॉन्डिंग एक एक टर्म हो जाएगी, तो उसको निकाल के देखने की जरूरत नहीं, हमसे तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछी गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Two blocks are connected by a spring of spring constant K. One block has mass m and the other block has mass 2m. If the ratio K by m is equal to 4 second minus square, the angular frequency of vibration omega of the two block spring system is. Of the two block spring system is. एक मास m है, it is attached with a spring of mass 2m, of mass 2m, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछिए, वेरी इजी क्वेश्चन डायरेक्टली, तो हमें पता है k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट k बाई m, एंड दिस m इज द रिड्यूस्ड मास, दिस m इज द रिड्यूस्ड मास। बस ये ध्यान रखना, रिड्यूस्ड मास क्या होगा, तो रिड्यूस्ड मास म्यू विल बी m इंटू 2m डिवाइड बाई m प्लस 2m, यही होता है ना, m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, दैट विल बी 2m स्क्वायर डिवाइड बाई 3m, इट इज 2 बाई 3m। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 बाई 3m। अब जरा इसकी वैल्यू पुट कर दो, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू k बाई m, m इज 2m इंटू 3, तो इट विल बी 3 बाई 2 इंटू k बाई m, इसकी वैल्यू हमें पता है 4 है, तो इट विल बी रूट 6 विच इज इक्वल टू 2.45 समथिंग, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान था, डायरेक्टली इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूला को तो हम बहुत बार यूज करते हैं, कहीं पर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जहां पर भी फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर से करते हैं, राइट। तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी थी, बस यहाँ पे टू बॉडी सिस्टम का हमने रिड्यूस मास लिया एंड देन वी हैव सोल्व्ड इट। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस मास से ही कैलकुलेट होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बार, है ना, लिख लिया है, ठीक है। Very important question. The kinetic energy of a particle of rest mass m naught is equal to its rest mass energy. Then find out the momentum in terms of m naught c, where c is the speed of light. देखो क्या है, kinetic energy of a particle is equal to its rest mass energy. तो rest mass energy क्या है, अगर किसी पार्टिकल का मास m naught है तो उसकी rest mass energy क्या होगी, m नॉट सी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ही रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है। तो टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी m नॉट सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी खुद किसके बराबर है, m नॉट सी स्क्वायर, तो इट विल बी 2m नॉट सी स्क्वायर। अब एनर्जी के फॉर्मूले को मोमेंटम के साथ कैसे कनेक्ट करें, E स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नोट स्क्वेयर C4। तो अगर मैं E की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, ये टर्म इधर आ जाए तो P की वैल्यू निकल सकती है, तो इट विल बी 4m नोट स्क्वेयर C4 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नोट स्क्वेयर C4। इस टर्म को इधर ले आइए, तो इट विल बी 3m नोट स्क्वेयर C4 इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, तो सी स्क्वेयर से यहां पे सी स्क्वेयर ही रह जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू पी इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स एम नॉट इंटू सी, रूट 3 टाइम्स एम नॉट इंटू सी। तो एम नॉट इंटू सी के टर्म में कितना जाएगा, रूट 3। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो क्या किया हमने, जो स्टेटमेंट गिवन थी कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी m नॉट सी स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, m नॉट सी स्क्वायर।
तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर ली और टोटल एनर्जी से हमने मोमेंटम के साथ उसको कनेक्ट कर दिया एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड दी मोमेंटम। ठीक है, ओके। Yeah. So this is the question. N atoms of an ideal gas are enclosed in a container of volume V. The volume of the container is changed to 4V then, while keeping the total energy constant. The change in the entropy of the gas in units of NKLN2 is. देखो, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है किसका क्वेश्चन है? थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से। N atoms of an ideal gas, एक तो क्या पता है हमें, आइडियल गैस पता है, तो आइडियल गैस की इक्वेशन PV is equal to nRT if number of moles are given, or PV is equal to nKT number of atoms are given. Now उसके अलावा हमें क्या पता है कि जब शुरू में एक कंटेनर है, साइज नंबर ऑफ एटम्स इज Rn एंड वॉल्यूम इज V. अब इसको हमने चेंज कर दिया है तो एक कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 4V, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कीपिंग द टोटल एनर्जी कांस्टेंट, द चेंज ऑफ द एंट्रोपी विल बी, चेंज ऑफ द एंट्रोपी क्या होगा, डेल्टा एस विल बी dq बाई टी, इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी। अब हमें पता है कि वॉल्यूम चेंज हो रही, तो इंटीग्रेशन को हमने किसके टर्म में लाना पड़ेगा, वॉल्यूम की टर्म में लाना पड़ेगा, कैसे भी करके, तभी जाके हम इसको सोल्व कर पाएंगे। बाकी और चीजें कोई भी हमें पता नहीं। तो dq क्या होता है, dq इज इक्वल टू टोटल एनर्जी सप्लाई, हीट सप्लाइड इज du प्लस dw। कुछ एनर्जी को चेंज करता है और कुछ वर्क करता है सिस्टम। देन द टोटल चेंज इन द एनर्जी इन दिस होल प्रोसेस इज जीरो, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, तो du विल बी इक्वल टू जीरो, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। सो दिस dq इज इक्वल टू dw एंड dw वी नो इट इज pdv। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डेल्टा s इज इक्वल टू pdv बाई टी, pdv बाई टी। तो pdv यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा हमने। ठीक है, सो इंटीग्रेशन तो आ गया dv के साथ। नाउ वी कैन मूव फ्रॉम v1 टू v2, लेकिन p बाई टी को हम कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं कि p बाई टी को ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि p एंड t आर डिपेंडिंग समवेयर ऑन v, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस p बाई टी इन टर्म्स ऑफ v। सो यहां से अगर मैं p बाई टी लिखूं तो इट इज nk बाई v, p बाई टी इज इक्वल टू nk बाई v, इट इज इक्वल टू v2 फॉर v एंड p बाई टी इज nk dv बाई v, विच इज इक्वल टू nk तो चला जाएगा बाहर और ये हो जाएगा ln ऑफ v, और ln ऑफ v पे लिमिट लगेगी 4v, v2 4v, तो इट विल बी ln ऑफ 4। इसको मैं लिख सकता हूं nk ln 2 में मुझे चाहिए, तो इसको मैं क्या लिखूं, nk ln 2 स्क्वायर, और ये 2 बाहर आ जाएगा 2nk ln 2। तो इसके बाहर कितना कांस्टेंट आया है इन यूनिट्स ऑफ 2, तो आंसर विल बी 2। इस तरह के क्वेश्चन इस एंट्रोपी वाले फॉर्मूले से बहुत पूछे जाते हैं। अभी लेटेस्ट भी जो एग्जाम हुआ था एचपीएससी का, वहां पे भी पूछा गया था। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इस फॉर्मूले से पूछा ही जाता है। एक बार तो डायरेक्ट ही पूछ लेते, फॉर्मूला ही पूछ लिया था, या कई बार क्या होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स देके आपको पूछ लिया जाता है एन के एल एन डब्ल्यू से, तो ऐसे करके पूछा जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, मैंने जो क्लास में पढ़ा है तो भी इस पर काफी फोकस किया था। ठीक है, सो आंसर विल बी 2, नोट डाउन कर लो। ठीक है, next question. Question is again from the thermodynamics. The entropy of a system of n spins which may align either in the upward or in the downward direction is given by S is equal to
minus n kb p of ln p plus 1 minus p ln of 1 minus p, where kb is Boltzmann constant. The probability of alignment in the upward direction is p. The value of p at which the entropy is maximum. वैल्यू ऑफ p बतानी है जहां पे एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, और प्रोबेबिलिटी p है वो है अपवर्ड डायरेक्शन की, तो डाउनवर्ड की कितनी हो जाएगी 1 माइनस p प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p, इसकी प्रोबेबिलिटी p। हालांकि यहां पे हमसे पूछा कि एंट्रोपी मैक्सिमम हो उस वक्त p की वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, ds बाई डी, इसको किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर। तो जैसे ds बाई डी को जीरो करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये तो जीरो हो जाएगी, सिर्फ इसका जो डिफरेंशिएशन है उसको जीरो के बराबर रख देंगे तो p की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। तो p ऐसे कैसे, पहले ln p का 1 बाई पी प्लस ln ऑफ p और p का 1 प्लस 1 माइनस पी, ऐसे कैसे, इट विल बी 1 माइनस पी, और 1 माइनस पी का -1 नहीं भूलना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, प्लस ln ऑफ 1 माइनस पी, ऐसे कैसे, और इसका हो जाएगा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अभी देखो p से p चला गया, 1 माइनस पी से 1 माइनस पी चला गया। नाउ 1 प्लस ln p माइनस 1 एंड अगेन इट विल बी माइनस ऑफ ln 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। इस 1 से ये 1 चला जाएगा। ln a माइनस ln b इज नथिंग बट ln a बाई b, सो ln p divided by 1 minus p is equal to 0. ln of something is equal to 0, it means this term should be equal to 1. ln 1 is equal to 0 होता है, तो p over 1 minus p is equal to 1. p is equal to 1 minus p. So 2p is equal to 1 and p is equal to 1 by 2, that is 0.50. इसका आंसर कितना आएगा 0.50। मिस्टेकनली यहाँ पे दोनों में ही सेम ऑप्शन आ गया 0.25, तो इट विल बी से 0.50, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो आंसर विल बी 0.50। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, क्या करना था, मैक्सिमम के लिए एंट्रोपी को हमने 0 के बराबर कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, और उसी को सोल्व करके एक यहाँ पे ये था कि ये 0 कब होगा, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी, और वहां से हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर है, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो, द टोटल पावर इमिटेड बाय ए स्फेरिकल ब्लैक बॉडी of radius r at a temperature T is P1. Let P2 be the total power emitted by another spherical black body of radius r by 2 kept at temperature 2T. The ratio of P1 to P2 is very easy question, but yes, very important question again from the black body. एक black body है जिसका रेडियस r है, टेम्परेचर T1 पे T पे प्लेस्ड है, और ये जो पावर रेडिएट कर रही है उसकी वैल्यू P1 है। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरी बॉडी है जिसका जो रेडियस है वो r बाई 2 है, लेकिन उसका टेम्परेचर 2T है, और जो पावर इमिट कर रही है वो P2 कर रही है। देन हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ P1 टू P2। वैसे तो हमें पता है पावर को का जो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है दैट इज r स्क्वेयर T4। आता कैसे है, अगर मैं इसको कहूं एनर्जी पर यूनिट टाइम into power radiated in the space, that is 4 pi r square। तो एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, स्टीफन्स लॉ के सिग्मा T4 r स्क्वायर, तो इसीलिए हम पावर को कहते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर T4। अब कुछ भी नहीं है, सो P1 पावर 1 r स्क्वायर इनटू T, और टेम्परेचर भी इसका T4 है। ठीक है, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस इज r बाई 2, सो r बाई 2 स्क्वायर इनटू T, that is 2T रेज पावर 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो बस, और क्या है। इसको अगर सोल्व करना चाहो तो थोड़ा सोल्व यहां भी कर सकते हो, r स्क्वेयर बाई 4 इंटू 2 रेज पावर 4 मीन्स 16 इंटू T4 4T4।
तो इट इज डायरेक्टली P2 डायरेक्टली 4r² T4. नाउ P1 टू P2 का रेशियो कैलकुलेट कर दो. सो P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू r² T4 डिवाइड बाई 4r² T4. तो ये चला जाएगा 1/4 इज नथिंग बट 0.25. 0.25. So this is option number 2. 0.25. बात समझ में आ गई. तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना था पावर का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² T4. ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बाकी सभी भी एनर्जी का, वॉल्यूम का, वो सारे जो हमने फॉर्मूला लिखे हुए हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी, एवरीथिंग, एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, सारी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं, वो सभी आनी चाहिए. ठीक है, बट यहाँ पे डायरेक्टली पावर का फॉर्मूला यूज हुआ है, तो दिस इज द वे. ओके, सो लेट्स मूव. Yeah. So question is from mathematical physics. Consider the linear differential equation dy by dx equal to xy. If y is equal to 2 at x equal to 0, then the value of y at x equal to 2 is given by. क्या है? Differential equation है dy by dx is equal to xy and y is equal to 2 when x is equal to 0. मुझे फाइंड आउट करना है y की वैल्यू when x is equal to 2. तो क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं y में, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, और जो सारे ऑप्शन है वो किस में है? एक्सपोनेंशियल टर्म में. ये बात ध्यान रखनी सॉल्यूशन कैलकुलेट करते टाइम. तो क्या करेंगे? सिंपल है, dy by y इधर आ गया, x इंटू dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे. इट विल बी ln ऑफ y इज इक्वल टू x² by 2 प्लस c. तो c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? बाउंड्री कंडीशन से. तो बाउंड्री कंडीशन क्या है कि y की वैल्यू 2 है जब x की वैल्यू 0 है. तो ln ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 प्लस c, इट इज c. तो c की वैल्यू आ गई. तो इट इज ln ऑफ y इक्वल टू x² by 2 प्लस ln ऑफ 2. ln 2 को मैं इधर ले आऊंगा तो ln 2 माइनस का हो जाएगा, ln a माइनस ln b विच इज ln a by b. सो इट इज ln ऑफ y by 2 इक्वल टू x² by 2 इज इक्वल टू x² by 2. अब क्या करेंगे? l हमें एक्सपोनेंशियल में चाहिए, तो y by 2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x² by 2 एंड y इज नथिंग बट 2 इंटू e रेज पावर x² by 2. ये y आ गया. नाउ y की वैल्यू कैलकुलेट करने में x इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 की वैल्यू पुट करिए, 2 इंटू e 4 by 2, that is 2. 2e square. 2e square. So option will be option number D, that is 2e square. नोट कर लो इसको. Let me check the correct answer as well. Yeah, 2e square. Okay. So ये क्वेश्चन है. बिल्कुल बेसिक जो हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं उसी का टाइप है, इजीली सेपरेट हो गया है. ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसका एक इनपुट हमने लिया कांस्टेंट c को कैलकुलेट करने में, और दूसरा हमने यहाँ पे फाइनल वैल्यू में, दैट इज 2e स्क्वायर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलिए, क्वेश्चन इज फ्रॉम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स. पढ़िए. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड इन द केस ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन सिलेक्शन रूल. ये आपको 4 ऑप्शन बताए हैं कि कौन सा इसमें से अलाउड नहीं है. तो अलाउड कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का ट्रांजिशन रूल क्या है? डेल्टा L प्लस माइनस 1. तो पहला ही ऑप्शन आप देखो, यहाँ पे तो दोनों ही S से S में है, डेल्टा L 0 है यहाँ. तो इसके अलावा सारे +1 +1 +1 मीन्स वो तो सारे उसको पास कर रहे हैं. यहाँ पे फंडामेंटली डिफरेंस यही आ गया, पैरिटी की तो बात की है. तो इसका मतलब डेल्टा L प्लस माइनस 1 इज द रूल एंड ऑप्शन नंबर A इज नॉट अकॉर्डिंग टू दैट. तो सिंपल हम कह सकते हैं 2s to 1s इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड.
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और वैसे भी हमने गामा में भी और इन ट्रांजिशंस में भी जो रूल हमने बनाया है, मींस जो भी हमने डिस्कस किया है कि जब पैरिटी चेंज होगी तो कौन सी लाइन चलेगी, जब नो चेंज होगी तो कौन सी चलेगी, व्हेन एल इज गिवन, एल की वैल्यू 1 2 3, तो लोवेस्ट पोल हमेशा डोमिनेट करता है। बट ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपसे इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन पूछी थी, तो दैट इज डेल्टा एल प्लस माइनस 1, तो उसके अकॉर्डिंग हम इजीली इसको बता सकते हैं 2s to 1s इज नॉट अलाउड। क्लियर है बात? कई बार सिलेक्शन रूल पूछ भी लेते हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे देंगे, कौन सा सिलेक्शन रूल सही है, तो डेल्टा एल, डेल्टा एस, डेल्टा जे, ये तीनों, एंड डेल्टा एम एस एंड डेल्टा एम जे, ये आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर शेप्ड लूप carrying a steady current I is M. If the loop is changed to a circular shape with the same current I passing through it, the magnetic dipole moment becomes Pm by pi. The value of P is. अच्छा क्वेश्चन है, देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विद अ स्क्वायर शेप्ड लूप, एक स्क्वायर लूप है, इसमें से अगर करंट I पास कर रहा है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है इज M. ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज M. अब इसके बाद क्या हुआ कि इसी वायर को एक सर्कुलर शेप दे दिया गया है, बट करंट इज सेम। अब पूछा है कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जो कि आता है Pm बाई पाई, तो P की वैल्यू पूछिए क्या है। ठीक है, तो कैसे करोगे? अब दोनों में क्या कॉमन है? एक तो करंट कॉमन है, हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M मुझे निकालना है तो क्या होता है, M इज इक्वल टू आई इंटू एरिया। एरिया क्या है इसका? अगर ये A है, इसकी साइड को A मान लो, लेट अस सपोज इसकी साइड क्या है, स्क्वायर की A है, तो इट विल बी A स्क्वायर। M इज इक्वल टू आई ए स्क्वायर, एंड डायरेक्शन का तो कोई खेल यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर डायरेक्शन भी होती तो इफ करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड विल बी, मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी इन दी जेड कैप डायरेक्शन, बट M इज इक्वल टू आई ए स्क्वायर है, तो जब भी आई ए स्क्वायर आएगा तो मैं उसको M मान लूंगा, क्योंकि इन्होंने M बोला है। ठीक है, अब और क्या है, इस A को, अब इसको मैं मान लेता हूं सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस क्या है, R है, इसकी रेडियस R है, तो इस रेडियस R में और इस A में क्या रिलेशन हो सकता है? एक तो रीजनिंग आप ये लगाएं कि ये कितना एरिया इसका ले रहा है, इसमें फिट करके देखें, कोई रिलेशन निकालें। बट एक चीज और बहुत कॉमन है कि जितनी वायर इसका पेरीमीटर है उतना ही वायर इसका सर्क्यूमफेरेंस होगी, चाहे पहले वो स्क्वायर में थी, अब उसको हमने बैंड करके सर्कुलर लूप दे दिया है। तो यहाँ पे जो 4a है पेरीमीटर, ए, वो यहाँ पे कितना है सर्क्यूमफेरेंस, 2 पाई आर। ये दोनों बराबर होने चाहिए, और ये दोनों अगर बराबर हो गए तो मैं a की वैल्यू r के रूप में लिख सकता हूं। तो 4a इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, सो a इज इक्वल टू पाई आर बाई, और R लिख लीजिए, R इज इक्वल टू 4a बाई 2 पाई, विच इज इक्वल टू 2a बाई पाई, विच इज इक्वल टू 2a बाई पाई। नाउ इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अब है, इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूं, से सम M2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कितना आएगा, I इंटू पाई आर स्क्वेयर। सो I इंटू पाई आर स्क्वेयर, ये होगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वेयर है। नाउ इफ आई कैन कन्वर्ट दिस आर इन दिस ए बाय दिस रिलेशन, तो हमें पता लग जाएगा, तो इट विल बी आई इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर, दैट इज 4a स्क्वेयर बाई पाई स्क्वेयर। तो पाई से ये पाई चला जाएगा, इट विल बी 4 आई इंटू ए स्क्वेयर बाई पाई। आई ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, M है, तो इट इज 4m बाई पाई। आना क्या था, Pm बाई पाई, तो P की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 आ गई है, तो P की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 4 आ जाएगी, P इज इक्वल टू 4। बात समझ में आ गई, P इज इक्वल टू
4 आ जाएगा यहां से करेक्ट आंसर इसका। तो बस एक ही रिलेशन, यही दिमाग हमने लगाना था इस क्वेश्चन में कि इसका जो पेरीमीटर है वो इसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, एंड देन वी कैन सोल्व इट। और जैसे बाकी तो हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू एरिया। एरिया इसका तो था ए स्क्वेयर और इसका कितना है पाई आर स्क्वेयर। बस उस आर को हमें एक ही टर्म में लाने के लिए ये नॉलेज होनी जरूरी थी, बस उसके बाद ही क्वेश्चन हो गया था इजीली। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो क्वेश्चन इज फ्रॉम सीएमपी। The energy versus wave vector EK relationship near the bottom of a band for a solid can be approximated by E is equal to A into Ka square plus B into Ka4, where the lattice constant A is 2.1 angstrom. The values of A and B are also given. At the bottom of the conduction band, the ratio of the effective mass of the electron to the mass of free electron is m star to rest mass of electron। हमें ये कैलकुलेट करना है नियर द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। तो जैसे बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड की बात आती, के की वैल्यू 0 है, सो नियर द बॉटम ऑफ द बैंड के इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ एम स्टार क्या होगा, इफेक्टिव मास इज एच कट स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर ई बाई डी के स्क्वेयर, डी स्क्वेयर ई बाई डी के स्क्वेयर। सो डी ई बाई डी के कैलकुलेट करिए पहले तो डी ई बाई डी के करेंगे तो 2 इंटू ए इंटू के ए प्लस 4 इंटू बी इंटू के ए 3 इंटू के ए 3। नाउ वी नीड टू do the second derivative, that is d square e by dk square, which is equal to 2a into a plus 12b into ka square. Now at the bottom of the band this k is equal to 0, so it means this term will be 0 only. We left with d square e by dk square equal to 2aa 2aa। Now I can calculate m star is equal to h cut square, that is 1.6 into 10 raised power minus 34 square divided by 2 times into a। a की वैल्यू क्या है 6.3 into 10 raised power minus 19 into lattice constant a, that is 2.1 into 10 raised power minus 10 एंगस्ट्रॉम को उसमें कन्वर्ट कर दिया। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना पड़ेगा और डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन से दिस वैल्यू इज समथिंग x, तो x डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको करके देखना, आंसर आना चाहिए 0.22। आंसर इसका 0.22 आना चाहिए। हालांकि जिन पेपर्स में कम टाइम होता है, बहुत ही कम टाइम होता है, वहां पे ऐसी कैलकुलेशन नहीं आती है, बट यस कुछ ऐसी चीज पूछ ली जाए। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को कराने का मतलब क्या है कि आपको इफेक्टिव मास पूछ लिया जाए सिंपल इन टर्म्स ऑफ एच कट स्क्वायर बाई 2a, तो आपको ये बॉटम ऑफ द बैंड पे के की वैल्यू क्या लगानी है और यहां से इफेक्टिव मास तक पहुंचने का रास्ता पता होना चाहिए। कैलकुलेशन ना भी पूछे बट और कोई चीजें यहां से पूछी जा सकती हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट अभी किया है तो एक बार कैलकुलेट करके भी रख लीजिए, बट एटलीस्ट हमें यहां तक हमेशा आना चाहिए एच कट स्क्वायर बाई डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इन वेरियस सिचुएशंस। ठीक है, तो ये इफेक्टिव मास का आपका फॉर्मूला हो गया, नोट कर लो, ये इफेक्टिव मास का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए।
The question is from electronics. Very easy question. For the transistor shown in figure, assume VBE is 0.7 volt and beta DC is equal to 100 and V in is equal to 5 volt. Then we have to calculate this V out. This V out हमें कैलकुलेट करना है. देखो पहले समझते हैं कैसे करेंगे. अगर V out मुझे कैलकुलेट करना है तो इस लूप में KVL लगाना पड़ेगा. -10 प्लस 3IC प्लस V out इज इक्वल टू 0. तो मतलब मुझे IC की वैल्यू पता होनी चाहिए, कलेक्टर करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए. कलेक्टर करंट की वैल्यू पता करने के लिए ये पैरामीटर्स कुछ गिवन है, इनका हमने इस्तेमाल करना है. कि क्या इस्तेमाल किया जा सकता है इनका. देखो अब बीटा इज नथिंग बट IC बाई IB एंड द टोटल करंट इमीटर करंट इज नथिंग बट IB प्लस IC. ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है. इनपुट लूप में यहां पे आप KVL लगाइए. दैट इज माइनस ऑफ V in 5 प्लस 200 इंटू IB बेस करंट. यहां पे करंट कितना होगा, बेस करंट प्लस VBE और नीचे चला जाएगा यहां पे, है ना. तो इट विल बी VBE प्लस ऑफ 0.7 प्लस 1 इंटू IE दैट इज द इमीटर करंट इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन बन गई. अब मुझे अगर IC निकालना है, बीटा पता है, तो IB पता होना चाहिए और IB तब निकलेगा जब IE पता होगा. तो IE को मैं बीटा की सेंस में लिख सकता हूं क्या, कैसे. देखो IE इज IB प्लस IC इज बीटा IB. इट इज नथिंग बट बीटा प्लस 1 इंटू IB. अब हमारा काम हो जाएगा. देखो तो इट विल बी -5 प्लस 200 IB प्लस 0.7 प्लस बीटा प्लस 1 दैट इज बीटा इज 100, इट विल बी 101 IB इज इक्वल टू 0. अब उस पूरी इक्वेशन में सिर्फ IB हमारा एक मिसिंग पैरामीटर है. वी कैन कैलकुलेट IB कैलकुलेट करिए जल्दी से कितना आता है. इस इक्वेशन को लिखिए 4.3, उधर जाके 4.3 डिवाइड बाई 301. जल्दी करके देखिए कितना आ रहा है. 4.3 से डिवाइड करिए इसको 200 डिवाइड बाय दिस वैल्यू. 4.3 डिवाइड बाई 301 कितना आ रहा है. देखो इट शुड बी 0.0142 मिली एम्पेयर. क्यों आया मिली एम्पेयर में, किलो ओम में लेके चल रहे हैं ऑलरेडी सारे, है ना. 200 किलो ओम, 300 किलो ओम, 1 किलो ओम, तो इसीलिए मिली एम्पेयर में आ गया ये. ऐसे क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में करे हैं खूब जब ट्रांजिस्टर पढ़ा है. तो IB आ गया. IB आने से IC कितना हो जाएगा. IC विल बी इक्वल टू 100 टाइम्स 0.0142. तो इट विल बी 1.42 मिली एम्पेयर. ये IC आ गया. अब जब IC आ गया तो ये इक्वेशन में क्या ही बच गया, -10 प्लस 3 इंटू 1.42 प्लस V out is equal to 0. So V out is equal to 10 minus, it will be 3 into 2 6, 3 into 4 12, 3 into 1 4.26. तो यहाँ से वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 5.64 5.74 आएगी ना. तो इट विल बी 5.74. तो इट इज ऑप्शन नंबर B 5.74. ठीक है. सो दिस इज 5.74 विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं न्यूमेरिकल, तो एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी गिवन इनपुट्स एंड व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट. आउटपुट क्या करना है कैलकुलेट और इनपुट क्या है, और फिर हमारे पास क्या टूल्स अवेलेबल हैं, क्या फॉर्मूला अवेलेबल हैं, उनको अगर हम जल्दी से लिख ले तो फिर हमें रास्ता मिल जाता है. जैसे इसमें हमने देखा कि V out अगर निकालना है तो यहाँ पे लूप लगेगा, IC चाहिएगा. IC अब है नहीं, तो IC निकालने के लिए बीटा है. बीटा से IB अगर मुझे पता होगा तो बात बन जाएगी. और IB का रूट कहाँ है, यहाँ पे है. तो ऐसे करके हमें थोड़ा सा
फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5.74 विच इज 5.7, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, सो एक क्वेश्चन जो है बच गया था, जहां तक मुझे लगता है एक ड्यूट्रॉन का क्वेश्चन और था, वो मिस हो गया बीच में। हियर इट इज, या सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम से जो प्रॉपर्टीज लिखवाई हुई हैं उन्हीं से क्वेश्चन है डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ए ड्यूट्रॉन कैन बी डिसइंटीग्रेटेड, ए ड्यूट्रॉन कैन बी डिसइंटीग्रेटेड विद गामा रेज ऑफ एनर्जी 4 MeV। ये बात सही है कि गलत है? तो ये कैसे पता चलेगा कि ये डिसइंटीग्रेटेड किया जा सकता है कि नहीं, कि ये ड्यूट्रॉन के जो न्यूक्लियॉन्स है ये आपस में कितने टाइटली बाइंड है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? इनकी बाइंडिंग एनर्जी होती है नियरली 2.22 MeV, कुछ ऐसी होती है। लूजली बाउंड स्टेट होती है ये, इट इज ए लूजली बाउंड स्टेट। इट इज ए लूजली बाउंड स्टेट, तो इसका मतलब 4 MeV की एनर्जी आएगी तो इट कैन बी डिसइंटीग्रेटेड। तो पहली बात तो सही है, गलत नहीं है। दूसरा है ए ड्यूट्रॉन हैज नो एक्साइटेड स्टेट्स। तीसरा है ए ड्यूट्रॉन हैज नो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट। तो ड्यूट्रॉन हैज नो एक्साइटेड स्टेट्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड ड्यूट्रॉन हैज नो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट होता है स्मॉल बट पॉजिटिव, प्रोलेट शेप हमने बोला हुआ है, प्रोलेट शेप लिखिए नोट्स में। क्या लिखा है कि द इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट ऑफ दिस ड्यूट्रॉन इज स्मॉल बट पॉजिटिव एंड इट इज हैविंग ए प्रोलेट शेप। तो उसी के लिए Q टेंड्स ग्रेटर देन 0 है, तो 0 तो नहीं है, नो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट वाली बात गलत है। और चौथा ऑप्शन भी देख लो, द 1s0 स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो ये बात सही है कि हमारे 3s1 और 3d1 दो स्टेट्स मिलती हैं, ठीक है, 3s1 एंड 3d1, तो ये 1s0 स्टेट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ये बात सही है, मतलब नहीं बन सकती है, ये सही है बात। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ड्यूट्रॉन हैज नो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट। ये बात गलत है। तो ड्यूट्रॉन की जो प्रॉब्लम्स हैं, ड्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनसे डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट होगा, कोई भी फीडबैक होगा, प्लीज फील फ्री टू शेयर। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ और टॉपिक्स को कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। आप जो है अपनी एक नोटबुक इन न्यूमेरिकल्स के लिए लगा सकते हैं। वी विल हैव मल्टीपल लेक्चर्स ऑन द न्यूमेरिकल्स, तो आपकी वो यूज की होगी, ठीक है। ओके, सो इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू डिस्कस। बाय बाय, हैव ए गुड टाइम।